सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की, जिसमें सोपोर में हुए आतंकी हमले में सीकर के बावड़ी गांव के लाल दीपचंद वर्मा शहीद हो गए। जवान दीपचंद वर्मा सोपोर इलाके में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उनके दल पर हमला कर दिया, जिसमें दीपचंद वर्मा घायल हो गए। घायल दीपचंद को तुरंत आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शहीद ने अंतिम सांस ली। शहादत की सूचना सीआरपीएफ ऑफिस की ओर से गांव में उनके चाचा ओंकार मल को दी गई, जिसके बाद गांव में गम का माहौल छा गया। शहीद का अंतिम संस्कार गुरुवार को होने की संभावना है। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी सीकर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, खबर मिली शहादत की और उसके बाद माहौल गमगीन, कब तक पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचेगी, क्या तैयारियां वहां पर? देखिए सुमित, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही गांव में शहीद दीपचंद के शहीद होने की खबर मिली तो पूरे गांव में जो है शोक की लहर छा गई है और जो ग्रामीण है वो एकदम गमजदा है और अपने शहीद की जो है शहादत की चर्चा ही कर रहे हैं। तो अभी पूरे गांव में जो है गम का माहौल है। पार्थिव देह के बारे में बताया जा रहा है कि संभवतः कल उनकी पार्थिव देह जो है गाँव पहुंचेगी। जी, आप गमगीन माहौल है, लाजमी बात है। अशोक, कल क्या कुछ पुख्ता खबर मिल पाई? कल कितने बजे तक पार्थिव देह पहुंचेगी? कौन कौन लोग पहुंचेंगे यहाँ पर? देखिए, अभी इस बारे में तो कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है कि कितने बजे पार्थिव देह पहुंचेगी। हालांकि जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो गांव में ही की जाएंगी, क्योंकि जो गांव में इनका पुश्तैनी मकान है वहां पे जो है परिवारजनों का जुटना शुरू हो गया है। परिवारजनों को शहादत की सूचना मिल चुकी है और उसके बाद से ही पूरे जो घर है उसमें भी गम का माहौल है और पूरे ग्रामीण जो है वो गांव में एकत्र हो चुके हैं। तो वहीं पे जो है अंतिम संस्कार गांव जो इनका पैतृक है बावड़ी, वहीं पे किया जाएगा। इनके परिवार के बारे में आप कुछ बता सकें अशोक? देखिए, सीकर एरिंगस से कुछ किलोमीटर दूरी पे बावड़ी गांव पड़ता है। बावड़ी गांव में इनका पैतृक मकान है। हालांकि की जो शादी है वो 2003 में हुई थी और इनके पत्नी और 3 बच्चों के साथ ये अजमेर के सेना क्वार्टर में रहते थे। इनके जो भाई हैं वो यहाँ पे रहते हैं। इनके पिता की जो मृत्यु है वो 3 साल पहले हो गई थी। तो बाकी जो परिवार है वो इनका गांव में ही रहता है और गांव में जो है शहीद की जो शहादत की खबर है उसके पहुंचने के बाद पूरा गमगीन माहौल जो है वो एकदम हो चुका है वहां पे। अच्छा, सबसे पहले खबर किसे मिली और उसके बाद अब लोगों के पहुंचने का, रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा? कौन कौन लोग अब तक पहुंच चुके हैं वहां पर? क्या आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं? देखिए, सबसे पहले जो ये खबर थी वो शहीद की शहादत की जो खबर थी वो सीआरपीएफ की तरफ से जो शहीद के चाचा हैं उनको दी गई थी और उसके बाद जो है गांव में धीरे धीरे खबर फैली कि सुबह जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें गांव का लाल शहीद हुआ है। उसके बाद से ही जो आसपास के ग्रामीण हैं और जो मित्रजन है उनका वहां पे गाँव में उनका जो पैतृक घर है वहां जुटना शुरू हो गया था और अभी भी ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। जो मिलने जुलने वाले हैं और जो परिवार के लोग हैं वो अभी शहीद के घर पे पहुंच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। सीकर से सहयोगी अशोक बता रहे थे कल शहीद की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचेगी और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका पंचतत्व में विलीन उन्हें किया जाएगा। सोपोर में हुए आतंकी हमले की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निंदा की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले की निंदा करता हूं, जिसमें एक जवान शहीद हो गया, एक नागरिक की जान चली गई और 3 जवान घायल हो गए। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आज यानी 1 जुलाई 2020 की इस तस्वीर को लोग हमेशा याद रखेंगे। घाटी से एनकाउंटर की जगह से बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि आतंकियों की गोली से 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। मरने वालों में इस बच्चे का दादा भी शामिल था, जो अपने पोते की जिद पूरी करने के लिए बच्चे के साथ मार्केट आया था और इस गोलीबारी में फंस गया और आतंकियों की गोली के शिकार हो गए। लेकिन इस मासूम को क्या पता था कि क्या हो गया। बच्चे को सीआरपीएफ के जवान ने किसी तरह से बचा लिया। अब ये दर्दनाक तस्वीर वायरल हो रही है, साथ ही पाक समर्थित आतंकियों के चेहरे को भी बेनकाब कर रही है।
हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। ना आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। शहरी विकास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट स्थित उनके बंगले को खाली करने का नोटिस भेज दिया है। प्रियंका को भेजे नोटिस के मुताबिक उनको घर खाली करने के लिए 1 महीने का वक्त भी दिया गया है। प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा को हटाकर Z+ की सुरक्षा मिलने के कारण उनको ये बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया है। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बंगला खाली करना होगा प्रियंका को, अनूप? अब बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनके पास एसपीजी सिक्योरिटी थी और उसके बाद उसको उस सुरक्षा को वापस लिया गया था और उसकी वजह से उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास मुहैया कराई गई थी। चूंकि अब वो सुरक्षा नहीं है, ऐसे में शहरी विकास मंत्रालय ने साफ तौर से कह दिया कि कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है जिसके नहीं रहने की वजह से आपको ये आवास जो है, ये सरकारी आवास नहीं दी जा सकती है। तो उन्हें खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें सरकारी जो आवास है उन्हें खाली करना होगा। कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया मिली, अनूप? लेकिन इसका इंतजार करना होगा। जाहिर सी बात है, चूंकि मामला प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ है तो जरूर उनका रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से इस मसले पर आएगा। 1 तारीख तक के लिए बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। 1 तारीख तक हो जाएगा या अभी कुछ और मोहलत मांगी जाएगी या फिर अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? देखिए, ये रूटीन प्रक्रिया है। कई मर्तबे सांसद को या बड़े नेताओं को आवास खाली करने के लिए कहा जाता है। अगर एक नियम के तहत अगर आप असमर्थ होते हैं तो उसका भी रूल एंड रेगुलेशन में कई प्रावधान है जिसके मुताबिक आप किस तरीके से आप कुछ दिनों का मोहलत पा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये नोटिस कह सकते हैं कि नोटिस सख्त है और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि 1 महीने 1 अगस्त से पहले जो है उसको आवास खाली करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। अनूप गुप्ता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े। बंगले की राजनीति अब गरमाती है या फिर 1 तारीख को बंगला खाली हो जाता है, ये आने वाली 1 तारीख ही बताएगी। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। शादी की खुशियां यहां मातम में बदल गई। दूल्हे की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई जिसमें 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। देवा गांव के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जैसलमेर के देवा गांव के पास सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। बड़ी खबर इस वक्त की जैसलमेर से आ रही है। शादी की खुशियां, बता दें आपको, शादी थी और ये खुशियां मातम में बदली। कारण एक हादसा। जिस गाड़ी में दूल्हा सवार होकर पहुंच रहा था वो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना है। देवा गांव, जैसलमेर के देवा गांव के पास ये हादसा हुआ है। सिकंदर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? जी सुमित, ये जो बारात है वो बोआ गांव से चूंधी गांव गई थी और वहां शादी संपन्न होने के बाद में बोआ गांव वापस लौट रही थी। तब बता रहे हैं कि जो गाड़ी है उसका टायर जो फट गया था और टायर फटने से वो अनियंत्रित होकर पलट गई और उससे वो हादसा होकर गाड़ी वो दूल्हे की बताई जा रही है, जिसमें जो लोग जो सवार थे उसमें 3 लोगों की जो मौत है वो मौके पर होने की सूचना आ रही है। वहीं जो दूल्हा दुल्हन है वो गंभीर रूप से घायल हैं, ये बताया जा रहा है और उनको वहां से 104 की मदद से जैसलमेर रेफर किया गया है। वहां लाया जा रहा है जैसलमेर अस्पताल के लिए, जहां इनका इलाज होगा। और अपने आप में जो शादी की खुशियां हैं वो यहाँ पर मातम में बदली हैं। जो प्रशासन है, पुलिस मुलाजिमा है, वो मौके पर पहुंच रहा है। वहां से घायलों को लेकर जैसलमेर लाने की जुगत चल रही है। जी, कारण क्या बताया जा रहा है गाड़ी पलटने का? क्या कारण रहा? गाड़ी है, दूल्हे की जो गाड़ी है उसका टायर जो है
वो तेज रफ्तार होने की वजह से फट गया था और उसकी वजह से गाड़ी पलटी है अनियंत्रित होकर। चलिए, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। शादी की खुशियां मातम में दूल्हे की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और इसमें 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। दूल्हा और दुल्हन भी गंभीर रूप से घायल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। निरोगी राजस्थान की ओर गहलोत सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। सीएम गहलोत ने 108 बिल्डिंगों का डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटी है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना ने जीवन जीने की शैली और सोच बदल दी है। हमें कोरोना में जीवन और आजीविका बचानी है। आजीविका बचाए बिना जीवन नहीं बचेगा। इसके साथ ही सीएम ने डॉक्टर्स की भी तारीफ की और कोरोना से लड़ाई में उनके प्रयासों को सराहा। हमने आदरणीय आपको हमको भी सोचना पड़ेगा कि ये चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है। तो चुनौती बड़ी है और किस रूप में जाएगी आगे, अभी मंत्री जी कह रहे थे, ये कोई नहीं कह सकता है। ये प्रयास सरकार का होना चाहिए। एक तरफ हम लोग कोरोना जंग लड़ रहे हैं चुनौती को, पर दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हो और कोरोना की लड़ाई भी जो चुनौती के रूप में उसको अवसर में बदले हैं। पूरे देश में एक अमिट छाप छोड़ी राजस्थान ने कि फ्री मेडिसिन की स्कीम सबसे पहले हम लेके आए। उन दिनों की राजस्थान को लेकर हम चाहते थे पूरी राजस्थान के घर घर में सर्वे हो और सब लोग निरोगी रहे, बीमार पड़े नहीं, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की स्थिति बने। ये हमारा अभियान चालू हुआ ही था और कोरोना आ गया, क्योंकि सबका जीवन जो है, एक तरफ जीवन बचाना है और दूसरी तरफ आजीविका चलानी है। आजीविका के बगैर आप जीवन बचा नहीं सकते। कोरोना के इलाज से बचा सकते हो कुछ लोगों को, पर अगर आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, काम धंधे नहीं होंगे, तो जो बिल्कुल छोटे छोटे मजदूर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, दिन भर मजदूरी करके कमा के खाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अभी तो सरकार ने कैश में, काइंड में गेहूं भी दिया है और देने जा रहे हैं। हम लोग कैश ट्रांसफर किए हैं, काम चल गया है। कोई भूखा नहीं सोए, उसमें आप लोगों ने बहुत गजब का काम किया। जनप्रतिनिधियों ने, एमएलए साहबान ने, सबने मिलकर के दानदाताओं को भी और सामाजिक संस्थाओं को भी और खुद ने भी एमएलए फंड से भी कोई कमी नहीं रखी। आह्वान किया पब्लिक को कि आप जरा इस पे गंभीरता से ध्यान दें। लॉकडाउन खुल रहा है, खुल गया, परंतु आप समझे लॉकडाउन लगा हुआ है। ये सोच के आप प्रिकॉशन लें अपने खुद के बचाव के लिए और समाज के बचाव के लिए। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के हालात की समीक्षा की। वीसी में सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा जिला कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने समीक्षा बैठक की घोषणा करते हुए कहा कि हर गांव में स्वास्थ्य मित्र रखे जाएंगे जो कोरोना को लेकर जागरूकता में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सरकार के मंत्रियों के साथ विधायक भी कोरोना जागरूकता अभियान में फील्ड में 5 दिन सहयोग करें। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से मृत्यु दर बिल्कुल नगण्य हो, इस अवधारणा के साथ काम कर रही है। उन्होंने संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर चिंता जताई और कहा कि मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। कोरोना से निपटने के लिए समझाइश और सख्ती दोनों अप्रोच के साथ काम करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश भर में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें भरतपुर, झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, अलवर और उदयपुर की हैं, जहां लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है और कोरोना से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ के नए कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। पूरे विधि विधान के साथ आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने ऑफिस का उद्घाटन किया। आरसीए की नई कार्यकारिणी के लिए इस नए ऑफिस को बनाया गया है। नए ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम में कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही मंत्री लालचंद कटारिया, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और विधायक
बलजीत यादव मौजूद रहे। क्रिकेट एसोसिएशन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आरसी अकादमी में नया कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। आरसी के अध्यक्ष वैभव गहलोत साहब इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, नया कार्यालय, नई उम्मीदें किस तरह से आप? मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का, तमाम आरसी के जो पदाधिकारी हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी लोग पधारे उसके लिए भी तमाम मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद कि आपने आज इस मौके पे आके कवर किया। सर, आज से शुरुआत हो चुकी है आरसी में नई इबारत लिखने की, नया कार्यालय बन चुका है। अब आगे किस तरह से और रोड मैप आप आरसी का देख रहे हैं? आपने देखा होगा आरसी का चुनाव हुआ 2019 अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को। हमने विधिवत कार्य तो तभी शुरू कर दिया था, पर क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में हमको उसको भी आने वाले समय में हमें शिफ्ट करना ही था, तो ये नए कार्यालय का सोच रखी गई। क्योंकि 3.5 महीने कोरोना के इस लॉकडाउन का पीरियड ये लगभग निकला, तो इसमें ये जो आज का कार्यक्रम है इसको हमें डिले करना पड़ा। मगर अब सबकी शुभकामनाओं के साथ मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आरसी के तमाम पदाधिकारियों के साथ हम वापस स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की एक्टिविटीज़ को आगे लाएंगे। नए स्टेडियम को लेकर के किस तरह की प्लानिंग? नए स्टेडियम के लिए मैंने आपको बताया कि अभी 3 जुलाई को भी हमारी आर्किटेक्ट फर्म और जो कंसेप्ट डिज़ाइनर हैं वो इंदौर से, हमने उनके साथ मीटिंग फिक्स कर ली है। उन्होंने 3 तारीख का यहाँ पे मुख्य संरक्षक जी और तमाम पदाधिकारियों के साथ हमारी उनके साथ मीटिंग होगी, और हमने बीसीसीआई को भी इस बारे में पहले भी अवगत करा चुके हैं, और अभी पुनः एक बार हमने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी। लॉकडाउन के बाद दोबारा से खेल गतिविधियों की शुरुआत कब तक? बिल्कुल, जैसे एक बार बीसीसीआई परमिशन दे देती है घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स की, तो हम शुरू करेंगे, और साथ ही राज्य सरकार भी एक बार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फुल स्विंग में चालू करे, उसके बाद ही ये संभव हो सके। तो वैभव गहलोत साहब इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिनका कहना है कि आरसीए ने आज एक नई शुरुआत की है नए कार्यालय के साथ में। उम्मीद है आने वाले दिनों में आरसीए के जो कामकाज हैं वो रफ्तार पकड़ सकेंगे। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात तेल के बढ़े दाम पर मचे संग्राम की। टीवी स्क्रीन पर शहर शहर प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें हैं। तस्वीरें उदयपुर, जयपुर और अजमेर की हैं। उदयपुर के वल्लभ नगर में विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में हल्ला बोला। तो दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऊंट गाड़ी के साथ प्रदर्शन किया। तो अजमेर में भी आप कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। विरोध प्रदर्शन की 4 तस्वीरें और आपको दिखा देते हैं। अजमेर, जयपुर, बूंदी और झालावाड़ की ये तस्वीरें हैं, जहां अलग अलग मांगों को लेकर लोगों ने मोर्चा खोला। अजमेर में स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो जयपुर में चीन के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार का नारा बुलंद किया। तो बूंदी में पानी के लिए प्रदर्शन हुआ। वहीं झालावाड़ में बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बुधवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने कलेक्टर से ग्रामीण इलाकों में आ रही पेयजल समस्या के अलावा कोरोना काल में जरूरतमंदों तक अधिक से अधिक राहत पहुंचाने पर चर्चा की। उसके बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने भारत चीन मुद्दे को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा किया। करीब 2 हफ्ते पहले हमने दिशा की बैठक भी ली थी, और उस दिशा की बैठक में जो कदम उठाने के लिए मैंने कहा था प्रशासन से, जिले के प्रशासन से, उसका आज फॉलोअप मैंने लिया है। कुछ हमने लिस्ट मांगी है, कौन कौन से गांव के अंदर पानी की खास समस्या और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए। बूंदी में भीषण गर्मी के बीच जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। लोगों को पानी लेने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। बुधवार को पेयजल समस्या को लेकर सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट और जलदाय विभाग पहुंचे और पेयजल समस्या के समाधान की बात कही। कुंभानगर के सैकड़ों लोगों ने दोनों विभागों में जाकर शिकायत दर्ज करवाई और पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गांव की महिलाएं दूर दराज जाकर पानी लाने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी समस्या जलदाय विभाग को नजर नहीं आ रही। वहीं मामले में जलदाय विभाग के स्थानीय अभियंता ने दावा किया है कि 48 घंटे के अंदर जलापूर्ति
कर दी जाएगी। हमारे वार्ड में कई महीनों से लगभग 17 अप्रैल के दिन नाइट में पानी आया था हमारे। उसके बाद हमारे कोई पानी नहीं आ रहा है। बाद में उन्होंने टंकी की सप्लाई चालू करी, लेकिन वो 20 मिनट ही देते हैं बस। पानी आ रहा है, लेकिन पानी थोड़ा पर्याप्त कम मिल रहा है आगे से। ये कहीं 2 दिन में 3 दिन में सप्लाई हो पाई, इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उनके पास कोई फ्लो मीटर है क्या मेजरमेंट का, कि वास्तव में वही आ रहा है जो वो कह रहे हैं देना। और चलिए अब बात टिड्डी के खतरे और उससे निपटने के तरीके की। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर करौली की है, जहां के भडंगपुरा गांव में टिड्डियों पर स्प्रे किया गया। करीब 80% से अधिक टिड्डियों का सफाया किया गया। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां टिड्डी दलों का हमला जारी है। सूचना के बाद कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दवाई का छिड़काव कर टिड्डियों को हटाने का प्रयास किया। तीसरी तस्वीर दौसा की है, जहां कृषि विभाग ने टिड्डियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और करीब 50% टिड्डियों का सफाया हुआ। वहीं चौथी तस्वीर अलवर की है। बानसूर इलाके के आधा दर्जन से अधिक गांवों में टिड्डी दल ने हमला बोला है। टिड्डियों के आने से किसान खासे परेशान हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना